आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी, जो कि एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में जानने को ज्यादातर लोग उत्सुक नहीं है आज के समय में। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी डिग्री आपके पास है। सबसे इंटरेस्टिंग केस शुरू के 3 से 4 साल के भीतर वो कौन सा था जिसने आपको और मोटिवेट किया इस डायरेक्शन में काम करने में? बहुत सारे ऐसे मैंने जो क्लाइंट देखे हैं, उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने ये नहीं किया, उनके लिए ये कर लेता तो बेटर होता। आप बता सकते हैं कि जहां पर एक पर्सन खुद डिसाइड कर पाए कि उसको मेडिसिन की जरूरत है या नहीं है, या उनके फैमिली मेंबर्स, और या वो ये डिसाइड कर पाए कि इसे थेरेपी की ज्यादा जरूरत है एज कम्पेयर टू मेडिसिन। हम पहले तो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हमें प्रॉब्लम है। किसी को अल्टरनेटिव थेरेपी में बिलीव नहीं है। आई बिलीव इन होलिस्टिक अप्रोच एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच एंड एवरीथिंग, बट मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इज अ पर्सन हेल्थ रादर देन माय बिलीफ। कई लोग कहते हैं कि प्राणिक हीलिंग काम नहीं करती, या चक्रास नहीं होते वगैरह वगैरह। लोगों के बहुत सारे कोई अगर आप डेमो दे सकें या जो आम पब्लिक घर में बैठे कर सके, सो दैट विल बी वेरी गुड। किसी ने हमारा दिल दुखाया होता है तो अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस वो तो हमें ब्रेन में ही फील होना चाहिए ना, क्योंकि उसका लोकेशन तो वहीं पे है। तो व्हाई वी आर नॉट फीलिंग देयर एंड वी आर फीलिंग हियर? 70% ऑल ऑफ योर डिजीज इज बिकॉज ऑफ द साइकोसोमेटिक। एक इंसान मुझे बता दो जो इमोशंस उसको फील नहीं हुए, उसने अपनी लाइफ में स्ट्रेस नहीं हुआ, उसने अपनी लाइफ में ग्रीफ नहीं हुआ, उसने अपने लव वंस को नहीं खोया, उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, उसको फैमिली इश्यूज नहीं है, एक इंसान मुझे बता दो। हम कहते हैं प्रार्थना में असर है, डॉक्टर भी बोलता है लास्ट डिसीजन तो भगवान ही करेगा। 5 एलिमेंट सब में है, 5 चीजें या 5 एलिमेंट हम सभी में। यहाँ पर प्राणिक हीलिंग का कोई रोल है या अलग अलग नाम है, बात तो वही है। साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और किस कंडीशन में जाना चाहिए? क्या उनको डायरेक्टली किसी साइकोलॉजिस्ट को अप्रोच करना चाहिए? हमने हर जगह पे सुना होगा, यार माफ कर दो। करना कैसे, माफ कैसे करूं, मन से छोड़ दो। कैसे छोड़ू, नहीं हो रहा है, बहुत मुश्किल है। कि भैया मेरे घर को मैंने खुद डस्टबिन बना रखा है, लोगों ने कचरा डाला और मैंने पाल पोस के बड़ा किया, उसको संभाल के रखा उस कचरे को। मैं आपकी सिस्टम में डेटाबेस फुल हो गया, क्या करते हो? मेंटली और इमोशनली आई एम फुल, मैंने खाली क्यों नहीं किया? ऐसा कोई सेशन होता है क्या हिप्नोथेरेपी में जिसमें पर्सन अपने डेटा को डिलीट, कंट्रोल और डिलीट का बटन दबा दे और जो भी सो कॉल्ड नेगेटिव है वो उसे बाहर फेंक दे? ऐसा कुछ जब कोई चीज आप खाली करते हो तो पॉजिटिव से रिप्लेस करना पॉसिबल। एंड योर सराउंडिंग इन योरसेल्फ यू आर नॉट एबल टू हेल्प योरसेल्फ, देन गो टू द एक्सपर्ट एंड थेरेपिस्ट। रियलाइजेशन तब होता है जब आप एक्सेप्ट करते हो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया ना, वही बात अच्छी है, तुम्हें माफी मिलनी चाहिए। क्योंकि सभी को ग्रोथ चाहिए, सभी को पैसा चाहिए, अच्छी हैप्पी फैमिली चाहिए, किसी को कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज नहीं चाहिए। तो वो जर्नी कैसे शुरू करे? स्कूल टाइम में करना, कॉलेज में करना, और 40s में करना, और 50s में करना, और 70s में करने में बहुत अंतर होता है। बहुत। कोविड में क्या हुआ? आधे लोगों की हालत खराब क्यों हुई? सही बात, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू डू दैट। अवेयरनेस इज द की। अब मेडिटेशन जब आप करते हैं, ध्यान करते हैं, हम तीनों चीजें इन्वॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि जो आप पे बीती है आप क्यों ट्रांसफर कर रहे हो अपने बच्चों में? ओह, दिस इज इंटरेस्टिंग, है ना? स्टार्टअप एंड मैरिज। हमारा तरीका क्या होता है? आइदर माय वे और आइदर नो वे। ओके, या हाईवे। जब आप एक दूसरे को बदलने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? इनसिक्योरिटी और प्यार आएगा। जो लर्निंग आपकी ग्रोथ नहीं कर रहा है, इमोशंस को पावर नहीं दे रहा है, आपको एनहांस नहीं कर रहा है, आइदर फाइनेंशियली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, किसी भी फॉर्म में, दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। हाँ, तो जो लव में धोखा मिल रहा है वो बहुत ही सही है उनके लिए जिनको धोखा मिल चुका ऑलरेडी। उसने हमसे पैसा मांगा, हमने उसे पैसा दिया, और सामने वाले से हमने कुछ चीज अपने पास रखी, तो समवेयर वी आर एक्सचेंजिंग समथिंग। घर पे कुछ बीमारी आ गई, आपका वर्क इम्पैक्ट होगा, लाइफ इम्पैक्ट होगी, चीजें इम्पैक्ट होगा, रिलेशनशिप इम्पैक्ट होगी, मल्टीपल सेगमेंट्स ऑफ एरिया इन्वॉल्व होते हैं एक ही चीज के लिए। एक रिश्ता टूटता है, उसके अंदर कितने साल इन्वॉल्व होते हैं, कितने इमोशनल ट्रांजैक्शंस होते हैं, और फिर हमारा डायलॉग आता है, यार इससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। हाँ, किसी भी साइकोलॉजिस्ट से मिलना आपके जीवन का अद्भुत क्षण हो सकता है, जहां से आपकी पूरी जिंदगी बदलने वाली होती है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी, जो कि एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में जानने को ज्यादातर लोग उत्सुक नहीं है आज के समय में। लेकिन आज के समय की ये सबसे ज्यादा डिमांडेबल चीज बन गई है। क्यों? क्योंकि हर घर में एक बेसिक चीज, स्ट्रेस, सभी को होता है। सो आज इस प्लेटफॉर्म पर जिन्हें हम बुला रहे हैं उनका नाम है मितेश ठक्कर, जो MBS होलिस्टिक क्लिनिक के फाउंडर और संस्थापक हैं, और जिनका
क्लिनिकल फील्ड में या साइकोलॉजी फील्ड में या प्राणिक फील्ड में या योग की फील्ड में 20 से अधिक वर्षों का अनुभव है। तो आज हम उनके अनुभव से बहुत सारी ऐसी बातें जानेंगे जिससे आप और हम सभी अपने दैनिक जीवन में वो मूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं जिससे हम एक खुशनुमा जिंदगी जी सके। तो आइए स्वागत करते हैं मितेश ठक्कर जी का। नमस्कार सर। नमस्कार सर, थैंक यू नितेंद्र जी। तो सर एक बेसिक क्वेश्चन जो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि आपका ये जो जर्नी है क्लिनिकल साइकोलॉजी या साइकोलॉजी में या प्राणिक हीलिंग में, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी डिग्री आपके पास है, तो आपकी जर्नी इस दिशा में कैसे हुई? जो दिशा की बात करो तो बचपन से जो मेरा परिवार वो एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ था और मेरे अंकल थे, उन्होंने जब मैं 10th क्लास में था तो उन्होंने मुझे रेकी जो एनर्जी हीलिंग की एक पद्धति है उससे इंट्रोड्यूस करवाया। वहाँ पे उस टाइम सीखा और जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मुझे साइकोलॉजी में उस सब्जेक्ट को पढ़ने में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लगा। तो उसके बाद मुझे साइकोलॉजी में इंटरेस्ट हुआ और मैं साइकोलॉजी में गया और उसके बाद मैंने प्राणिक हीलिंग में इंट्रोड्यूस हुआ। साइकोलॉजी फील्ड में आने से पहले मैं प्राणिक हीलिंग से इंट्रोड्यूस हुआ। देन मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजी की हरिद्वार से देव संस्कृति विश्वविद्यालय से, जहाँ से आपने भी की हमारे साथ साथ। तो तब मैं हीलिंग और साइकोलॉजी दो चीज़ जानता था और वहाँ पे जाने के बाद मैंने योग का भी अभ्यास किया साइमल्टेनियसली और मौका मिला वहाँ पे, वहाँ की ओपन था तो नेशनल में पार्ट लेने का योगा में। बॉडी फ्लेक्सिबल थी, वर्कआउट किया, पार्ट ऑफ दैट। एंड देन हमें इंटरेस्ट था, कुछ जानने मिला कि हिप्नोथेरेपी है कोर्स, तो एमएस यूनिवर्सिटी से बड़ोदरा से हमने 1 साल का हिप्नोथेरेपी का डिप्लोमा किया। तो उस तरह से ये चीज़ जर्नी स्टार्ट हुई। और एक चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती थी जो मुझे पर्सनली, जो हमने साइकोलॉजी पढ़ी थी और इंडियन कंटेक्स्ट, दोनों में बहुत मुझे लगा एक डिफरेंस है। डिफरेंस जो कहूँ तो वो था हमारी बिलीफ सिस्टम, हमारी संस्कृति, हमारी सोच, हमारा आत्मीयपन, जो एक कह सकते कि मेहमान नवाजी से लेके रिलेशनशिप को मेंटेन रखना, जो एक साइकोलॉजी में तो मेरा हमेशा इंटरेस्ट रहा था इंटीग्रेटेड अप्रोच और होलिस्टिक अप्रोच, जो इंडियन कंटेक्स्ट को हम जो साइकोलॉजी को लेके चले। सो दैट्स एन ऑल्टरनेटिव थेरेपी जितनी है हमारी, उसको लेके चले। देन तब मैंने सोचा था कि आई कैन स्टार्ट दैट काइंड ऑफ क्लिनिक जहाँ पे ये सारी ऑल्टरनेटिव थेरेपी हो और हमारी शारीरिक एंड मानसिक जो फिजिकल एंड मेंटल डिसऑर्डर को क्योर कर सके इन होलिस्टिक मैनर। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी। ओके, तो इस तरह से आपके एमबीएस क्लिनिक की शुरुआत हुई। तो इस क्लिनिक में जब आपने पेशेंट देखना शुरू किया तो मितेश जी, सबसे इंटरेस्टिंग केस शुरू के 3 से 4 साल के भीतर वो कौन सा था जिसने आपको और मोटिवेट किया इस डायरेक्शन में काम करने? जो मैं इंटरेस्टिंग केस मैं नहीं कह सकता कि हर व्यक्ति यूनिक है और हर व्यक्ति की समस्या है। इंटरेस्ट तब मुझे लगता है कि जब मैं किसी की कुछ चीजों में वो ओवरकम करता है, मेंटली एंड इमोशनली, जो उनकी प्रॉब्लम है, या इमोशनली हम जो ज्यादा कहते हैं कि व्हेन दे गो थ्रू, आई फील मोटिवेटेड, आई फील सेटिस्फाइड कि समवेयर आई कंट्रीब्यूट समथिंग ऑन समवन लाइफ। जो आज हम कहते हैं कि हमने किसी को सुना, हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो वो चीज करने का मुझे जो मौका मिला एंड आई लाइक दैट थिंग्स, तो वो कह सकता हूँ। वैसे बहुत ऐसे केसेस है जहाँ पे हम चैलेंजिंग कह सकते हो या सिंपल कह सकते हो, बहुत सारे ऐसे। तो उसको मैं ये नहीं कहूँगा कि ये एक केस था स्पेसिफिकली। ओके, तो सबसे जरूरी चीज जो दर्शक जानना चाहेंगे वो ये है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी और साइकोलॉजी में बेसिक डिफरेंस ज्यादातर लोग नहीं समझते, तो उसका एक सिंपल वर्जन अगर आप बता सकें ताकि लोग बहुत इजीली समझ सकें। अब मैं उसको, मैंने अभी एक जो मेरी चैनल, हमारी चैनल पे एक है जो 7-8 मिनट का हमने किया था कि लोगों को समझ में आए कि 4 कैटेगरी अलग क्या है। एक साइकेट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर।
सो वहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिटेल में ब्रीफ यहाँ पे बता देता हूँ, पर वहाँ पे मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया था, क्योंकि जब किसी को सीवियर प्रॉब्लम है, जहाँ पे मेंटल एंड फिजिकल बहुत ज़्यादा सीवियरिटी, जहाँ पे मेडिकेशन कंपल्सरी, तो देन यू कैन गो टू द साइकेट्रिस्ट, क्योंकि साइकेट्रिस्ट का काम है दवाई देना। उसके रूट कॉज को आइडेंटिफाई करके उनके आपके मन और भाव से उस चीजों को निकालने का काम होता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और असेसमेंट का काम होता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। जो एक असेसमेंट, जैसे हम कहते हैं कि पैथोलॉजिस्ट है, रेडियोलॉजिस्ट है, दे आर द डायग्नोसिस पीपल एंड थेरेपेटिक थिंग्स, जो एक क्लिनिकल साइकोलॉजी करता है। और जो ज्यादातर एमफिल, जो हम आरसीआई के जो रूल्स के अकॉर्डिंग दे हैव टू एमफिल और समटाइम्स पीएचडी, दे कैन एबल टू डू दैट। देन एक कैटेगरी होती है कि वही लोग जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट उसी डिसऑर्डर्स और सारी चीजों को क्योर करते हैं, उस पर थेरेपी करते हैं, अलग अलग थेरेपीज होती है। एंड काउंसलर जो एक ऐसे केसेस जो ज्यादा सीवियर नहीं है, उनको वो डील कर सकते हैं। ये 4 डिफरेंट कैटेगरीज है। ओके, तो अगर मैं इसे बहुत सरल भाषा में समझाऊं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से पैथोलॉजिकल टेस्ट होता है किसी भी डिजीज या डिसऑर्डर्स का आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसी तरह क्लिनिकल साइकोलॉजी वो पैरामीटर सेट करते हैं कि आप इस कैटेगरी में आते हैं या नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हो, और ये कह सकते हो कि असेसमेंट टूल्स का जो एक ऑथोराइज्ड पर्सन इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। ओके, साइकेट्रिस्ट कैन नॉट डू दैट असेसमेंट, जो टेस्टिंग हम जो कहते हैं कि आप ब्लड टेस्ट किया या एमआरआई सीटी स्कैन, उसी तरह के साइकोलॉजिकल जो टेस्ट होते हैं, बिहेवियर, साइकोलॉजिकल, पर्सनालिटीज, एप्टीट्यूड टेस्ट, जो आज हम कहते हैं यार कि मुझे करियर में कहाँ जाना है, आपका क्या है, ऐसे ही डिप्रेशन, ओसीडी, ऑटिज्म, सारे उसका जो असेसमेंट टूल्स जो होता है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करते हैं। ओके। तो मितेश ये बताएं कि आपकी जर्नी 20 साल हो गए आपको इस जर्नी में, सो आपका मैंने प्रोफाइल देखा है, उसमें आप साइकोलॉजी करते हैं, साइकोलॉजी के साथ आप प्राणिक हीलिंग करते हैं, योग करते हैं, और इसके अलावा और भी थेरेपीज आपने इन्वॉल्व की हुई हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा बताएं ताकि दर्शकों को पता लगे कि ये कितनी इफेक्टिव हैं या ये जरूरी क्यों है एक आम इंसान के लिए जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। जो मैं इसको कहूंगा कि साइकोलॉजी के साथ जब हमने ये इंटीग्रेट किया है, अब जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको बैक पेन है, आपने दवाई ली, फिजियोथेरेपी तो कंपलसरी बैक स्ट्रेंथनिंग है, आप फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, योगा भी कर सकते हैं, क्योंकि योगा इज अ थेरेपेटिक टूल्स। पर ज्यादातर हमें यही लगता है कि यार फिजियो, सर्टेन सीवियरिटी में फिजियो जरूरी है। उसी तरह की साइकोलॉजी में जो मैं टूल्स कहता हूँ कि यार हीलिंग, जो मेरा एक्सपीरियंस पर्सनली रहा है, क्योंकि एनर्जी हीलिंग इतनी पावरफुल है कि आपकी इमोशंस की जो इंटेंसिटी है उसको बहुत हद तक बहुत रिड्यूस कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप गुस्से में हो, अब मैं आपको इतने इमोशन से भरे हुए और मैं आपको कुछ चीज समझाने जाऊंगा तो आप समझ पाओगे? बिल्कुल नहीं, नहीं होगा। Correct. पर जब मैंने उसकी इंटेंसिटी रिड्यूस की, तब इजी टू लिटिल अंडरस्टैंड। इसलिए हम नहीं कहते कि इंसान जब गुस्से में होता है यार उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ो, शांत हो जाए, तब हम बात करेंगे। कोई भी इमोशन जब डोमिनेंट होगा तो तब कौन सी पर्सन की कौन सी बिलीव है, और ये जो थेरेपीज है, हिप्नोथेरेपी है, प्राणिक हीलिंग है, या रेकी है, या एनर्जी हीलिंग जिसको हम अलग तरह से कहते हैं, योगा कहते हैं जिसमें योग निद्रा आ गया, आसन आ गया, प्राणायाम आ गया, सर्टेन ऐसी टेक्निक्स जो है आसना से जो आपके इमोशंस को रिलीज करती है, अब उसको इंटीग्रेट करते हैं तो आपकी रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। जो एक साइकोलॉजी, ओनली साइकोलॉजी प्रैक्टिस है, जो ही मेरा अनुभव रहा है। ओके, सो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप सिर्फ साइकोलॉजिकल टेक्निक्स के थ्रू जाते हैं, और एक पर्सन है जो 2 क्लाइंट है फॉर एग्जांपल, और दोनों को सेम एंजाइटी का प्रॉब्लम है, तो एक जा रहा है साइकोलॉजिकल थेरेपी पर और दूसरा जा रहा है कंबाइंड थेरेपी पर जो आप करते हैं, तो दोनों में रिजल्ट ज्यादा किसको और फास्ट मिलेंगे? कंबाइन। ओके, कंबाइंड में, कंबाइंड ऑलवेज, क्योंकि अब मैं बोलूँ कि मेरे इस इमोशंस को मुझे रिलीज करने में प्रॉब्लम हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, क्या मुझे ग्रीफ है, आई लॉस्ट समवन इन माय लाइफ, या ब्रेकअप हो गया, उस टाइम लॉजिकली हमें बहुत सारी चीजें पता होती है पर इमोशनली हम बैलेंस नहीं कर पाते। ओके, राइट? या कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे मैंने जो क्लाइंट देखे हैं जहाँ पे देयर लव वंस दे लूज इट, नेचुरल डेथ है,
but they are so close. उनको ये लगता है यार कहीं ना कहीं मैंने ये नहीं किया उनके लिए, ये कर लेता तो बेटर होता, तब वो गिल्ट होता है और हम लॉजिक वहां पे वो ढूंढते हैं कि कहाँ अपने आप को और ट्रॉमा में या और ग्रीफ में ले जाए। तो उस टाइम उस इंटेंसिटी को रिड्यूस करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इमोशंस जब रिलीज होंगे, मन थोड़ा हल्का होगा, तब उस लॉजिक को समझना, या सीबीटी हम जो कहते हैं, साइकोथेरेपी कहते हैं, या आरईबीडी कहते हैं, या फिर हम ट्रांजैक्शन एनालिसिस कहते हैं, तब उस टेक्निक्स को यूज करना ज्यादा इजी हो जाता है। ओके, क्योंकि आपका लॉजिकल माइंड, क्योंकि सब ने आज जो हम सबकी बात करें, जब भी आप इमोशन में ज्यादा ओवर डोमिनेट हो गया, चाहे प्यार है, अब मैं आपको बोलूंगा कि यार लव इज ब्लाइंड क्यों कहा जाता है, अब आप प्यार में होते तो रेड फ्लैग कभी नजर नहीं आते हैं। जब वो थोड़ा सिचुएशन प्रैक्टिकल आई, परिस्थिति बदली, तब हमें सारे रेड फ्लैग नजर आने लगते हैं, फिर हम उस इंसान को बदलने लग जाते हैं, चीजें शुरू होती है। तो कोई भी पॉजिटिव इमोशंस हो या कोई भी नेगेटिव इमोशंस हो, जब भी वो डोमिनेट होगा तो आपका लॉजिकल माइंड नहीं चलेगा। तो उस समय इमोशंस को रिलीज करना बहुत जरूरी है, इमोशंस की इंटेंसिटी कम करना जरूरी है, जहां पे हम यूज करते हैं मेडिसिन्स। और होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड अप्रोच में हम यूज करते हैं हीलिंग, हिप्नोथेरेपी, योग निद्रा, योगा, प्राणायाम एंड ऑल दिस टेक्निक्स व्हिच रिड्यूस योर इंटेंसिटी ऑफ इमोशन मच फास्टर। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ मैं इशारा करना चाहूंगा, जैसे कि आपने कहा कि मेडिसिन का जिक्र किया और आपने कहा कि थेरेपीज का, तो ऐसी कोई एक बॉर्डर लाइन आप बता सकते हैं कि जहां पर एक पर्सन खुद डिसाइड कर पाए कि उसको मेडिसिन की जरूरत है या नहीं है, या उनके फैमिली मेंबर्स, और या वो ये डिसाइड कर पाए कि इसे थेरेपी की ज्यादा जरूरत है एज कम्पेयर टू मेडिसिन, इसका कोई क्राइटेरिया है क्या? उसका क्राइटेरिया डिसाइड करना इसलिए मुश्किल है सामान्य व्यक्ति के लिए, क्योंकि पहले तो जितना हम देखा है, ये आपका भी अनुभव रहा है, कि हम पहले तो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हमें प्रॉब्लम है। जब तक वो सीवियरिटी पे नहीं पहुंच जाती, उसके बिहेवियर में सीवियरिटी और आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होता है, तब तक तो हम अप्रोच ही नहीं करते। और अप्रोच करते हैं तो पहले अदर डॉक्टर्स को करते हैं। हाँ, अदर्स को करेंगे। तो तब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरा पेट दर्द हो रहा है, मैं गैस्ट्रो के पास जाता हूँ, या मुझे फीवर आया है, वायरल है, चीजें हैं, तो मैं जनरल फिजिशियन के पास जाता हूँ। मेरी आंख की प्रॉब्लम है, या खान की है, नाक की है, मुंह की है, या दांत की है, तो हम डेंटिस्ट के पास जाएंगे या ईएनटी के पास जाएंगे। जब हम फिजिकल बॉडी में हर स्पेशलाइस्ट के पास जाते हैं, तो जब माइंड की बात आती है, इमोशंस की बात आती है, तब हमारा माइंड ही बंद हो जाता है, तब हम साइकियाट्रिस्ट को सोचते ही नहीं है। हमारा सबसे पहला तो अप्रोच वही होता है कि भाई खुद से ठीक हो जाए, तुम्हारे बहाने हैं, ना काम करने की आई इमोशन से, या सबने लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम देखी, तुम कौन से बड़े हो गए भाई, ये सामान्य शब्दों का प्रयोग होता है। इसका मतलब पर्सन कहीं ना कहीं वो टैग नहीं लगाना चाहता कि मुझे मेंटल इश्यूज है ड्यू टू दैट सोशल प्रेशर, समाज में जो इमेज नेगेटिव बनी हुई है साइकोलॉजी को लेके, क्या अभी भी ये एग्जिस्ट कर रहा है इस तरह का टैग? परसेंटेज अब चेंज हो रहे हैं। मैं आज कहूंगा कि जो इन बैंगलोर जो कॉर्पोरेट लाइफ में है या आईटी प्रोफेशंस में, मैक्सिमम पीपल आर अवेयर। अब उनको थोड़ा बहुत होता है, क्यू वीक्स लग जाते हैं, दे विल अप्रोच, वो इमीडिएट अप्रोच करते हैं, जाते हैं, वो उस लेवल तक नहीं पहुंचने की कोशिश करेंगे। और कुछ साइकियाट्रिस्ट इतने भी, दैट इज वेल एंड गुड। कई ऐसे मैंने केसेस देखे जहाँ पे वो साइकियाट्रिस्ट को पहले अप्रोच करते हैं, तब साइकियाट्रिस्ट को कहते हैं आई थिंक सो यू डोंट रिक्वायर मेडिसिन, यू कैन गो फॉर द काउंसलिंग। ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग। या और कई बार ऐसा होता है कि कुछ केसेस में जब हम देखते हैं तो किसी को अल्टरनेटिव थेरेपी में बिलीव नहीं है, तो दे गो विद द मेडिकेशन। क्योंकि और मैं कई बार मेरे ऐसे केसेस हुए हैं कि जहां पे मैं खुद कहता हूं कि वी विल ट्राई द अल्टरनेटिव, और वहां पे मैं 2 या 3 सेशन ही लूंगा और उसमें हमें आउटकम सर्टेन लेवल ऑफ इंटेंसिटी तक नहीं मिलेगा, देन आई विल मेक श्योर यू विल गो फॉर द मेडिकेशन। I believe in holistic approach and integrated approach and everything, but most important part is a person health rather than my belief. सर, एक कॉन्सेप्ट आता है जनरली, क्योंकि मैंने प्राणिक हीलिंग में सुना हुआ है लोगों से कि पर्सन हैज, अगर पर्सन को डिप्रेशन है, देन
उसका बेसिक चक्र का उससे कुछ कनेक्शन होता है, और अगर बेसिक चक्र को ठीक करो सो चक्रा वाकई में एग्जिस्ट करते हैं, और ये सामान्य पर्सन इसे कैसे समझ सकता है? मतलब ये एक कई लोग कहते हैं कि प्राणिक हीलिंग काम नहीं करती, या चक्रास नहीं होते वगैरह वगैरह, लोगों के बहुत सारे मिथ्स हैं। सो इस बारे में आपके विचार क्या है? ओके, तो उसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा, तो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ हाँ प्लीज। ठीक है, चलिए हम इसको थोड़ा पहले एनर्जी को समझ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। कोई अगर आप डेमो दे सकें या जो आम पब्लिक घर में बैठे कर सके, सो दैट विल बी वेरी गुड। मैं आपको बोलूंगा कि उन्होंने अनुभव कर रखा है, मैं वही बात करूँ। अच्छा, ओके, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, हम सब ने वो अनुभव कर रखा है। ओके, तो मतलब ठीक है, वो but- अनुभव मैंने भी कर रखा है। सब ने, आपने भी कर रखा है, यहाँ पे बैठे हर कोई ने कर रखा है, हर एक ने कर रखा है, और जो सुन रहे हो उन सब ने कर रखा है अपने जीवन में। हम उसकी बात करेंगे, पर पहले उसको समझ लेते हैं साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इसे समझना बहुत जरूरी है, वो जो भी बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम सबने उसे एक्सपीरियंस कर रखा है। सो लेट्स सी क्या आता है। ठीक है, पहली चीज हम कहते हैं कि हमारी बॉडी किससे बनी है? पूरी सेल से, सेल से बनी। सेल से बनी। करेक्ट। अब सेल्स में माइक्रो लेवल पे हम जाते हैं, तो एटम्स, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, डीएनए, एंड लास्ट आता है माइक्रोकॉन्ड्रिया। जब हम उसको स्कोप से देखते हैं तब हमें देखने क्या मिलता है? इट्स लाइक अ स्पार्क, इट्स लाइक अ एनर्जी। न्यूरोट्रांसमीटर आप कोई भी गूगल कर ले, वहां पे बोलोगे न्यूरोट्रांसमीटर, आप पिक्चर्स वही नजर आएगी, इलेक्ट्रिक स्पार्क की तरह, वन इंपल्स टू अनदर इंपल्स। करेक्ट। जो उसको नाम मेडिकल साइंस में दिया माइक्रोकॉन्ड्रिया, पर आप उसको देखते हो, इट इज लुक लाइक एनर्जी। तो हमारी पूरी बॉडी की उत्पत्ति एनर्जी से हुई है, तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे वर्क नहीं करेगी? जो हमारी पूरी बॉडी में नाड़ीज है, तो हमारी योगियों ने देखा है उस नाड़ीज में जो एनर्जी सर्कुलेट होती है उसको वो देखते हैं, और योगा में इसीलिए कहा कि वी हैव 72,000 नाड़ीज, एनर्जी नाड़ीज, और उसका सेंटर पोर्शन होता है चक्रास। ओके। ठीक है, और चक्रास को बोल रहे कि भैया हम डिनाइल, क्योंकि हमने हमारी आंखों से देखा ही नहीं है। तो लेट्स वी टॉक अबाउट इन साइंटिफिक मैनर। जब साइंस कहता है कि हमारे सारे हार्मोन्स कंट्रोल बाय पिट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस, राइट? राइट। हमारी ग्लैंड करती है, लोकेटेड कहाँ है? सेंटर ऑफ द ब्रेन। करेक्ट। हम जो यहाँ पे पॉइंट करें, एक लाइन खींचे यहाँ से और हमारे ईयर टॉप से, ठीक है, ये टिप ऑफ द ईयर, ये सेंटर और ये सेंटर, उन दोनों का जब सेंटर मिलता है वहां पे आती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके। राइट, आपने भी पढ़ा है, हमने भी, तो उस मेडिकल वहां पे आती है। तो जब हमें हर्ट और पेन होता है, किसी ने हमारा दिल दुखाया होता है, तो अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस वो तो हमें ब्रेन में ही फील होना चाहिए ना, क्योंकि उसका लोकेशन तो वहीं पे है। डोपामाइन, एसिटाइलकोलाइन, सारे हार्मोन्स तो वहीं से कंट्रोल होते हैं। तो व्हाई वी आर नॉट फीलिंग देयर एंड वी आर फीलिंग हियर? भैया दिल टूट गया, तो दिल तो लेफ्ट में, सेंटर में पेन क्यों हो रहा है? चलो मान लेते यार गले में तो थैलेमस ग्लैंड है, राइट? तो मुझे थैलेमस ग्लैंड पे पेन होना चाहिए, या मेरी एड्रिनल ग्लैंड मेरी किडनी के ऊपर है, लीवर मेरा सर्टेन स्ट्रेस हार्मोन कंट्रोल करता है, तो यहाँ पे पेन होना चाहिए, यहाँ पे पेन होना चाहिए, यहीं पे क्यों हो रहा है? जब मुझे गुस्सा आता है तो मेरा डायफ्राम एरिया ही क्यों वहां पे पकड़ लेता है? स्पेशली स्ट्रेस के समय, स्पेशली एंगर, एंगर एंड स्ट्रेस। राइट? ओके। स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस इज अ बेसिक इमोशंस। अब उसके साथ आपने फियर, वरी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन कौन सा जोड़ा है, वहां पे फिर वो लोकेशन बदल जाएगी। ये मेरी समझ ये कहती है, क्योंकि कोई भी फंक्शन हम करते हैं वहां पे स्ट्रेस तो होता ही है। डे टू डे लाइफ ब्रश भी करना तो थोड़ा स्ट्रेस होगा, इसको हम यूज हेल्दी स्ट्रेस कहते हैं, यूज स्ट्रेस, नॉट डी स्ट्रेस। जो नेगेटिव स्ट्रेस को हम डी स्ट्रेस कहते हैं, क्लिनिकल लैंग्वेज, राइट? जब आपको फियर होता है तो पेट में क्यों गुड़गुड़, वहीं पे क्यों होता है? It could be due to gut brain. हाँ, Gut brain के कारण I think. गट ब्रेन। तो जब गैस्ट्रोइंटेस्टाइन, ये क्या था, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इज बिकॉज ऑफ द एंजाइटी, नॉट फिजिकल। गैस्ट्रो के आप पूछ लो,
Maximum people going through stomach upset is because of the irritable bowel syndrome. और उसका कारण क्या है? आपकी एंजाइटी। तो वो ज्यादातर साइकोसोमेटिक है, वो फिजियोलॉजिकल है ही नहीं, वो साइकोलॉजिकल। पर हम फिजियोलॉजिकल क्योर करना चाहेंगे, उसके रूट कॉज का तो क्योर नहीं करना चाहते। जब हम बॉडी में वहीं पे फील कर रहे हैं, और वो आप उठा के देख लो, योगा की बुक्स चक्रा से रिलेटेड आप गूगल कर लो, चैट जीपीटी यूज कर लो, जेमिनी यूज कर लो, वहां पे बोलो हार्ट चक्र का इमोशनल फंक्शन क्या है, आपको मिल जाएंगे कौन से इमोशंस वो फील करता है, और आपको वहीं पे फील होंगे। ओके, मतलब अगर ह्यूमन बॉडी एक पेड़ की तरह है, तो ज्यादातर मनुष्य जो कहीं भी रह रहे हैं, वो पेड़ की पत्तियों में पानी डाल रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि ये हेल्दी और ग्रो करेगा। एक्चुअली द रूट कॉज इज मेंटल एंड इमोशनल बॉडी मैक्सिमम, क्योंकि आप जितने साइकोसोमेटिक डिजीज कहते हैं आज हम, इंक्लूडिंग कैंसर, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, शुगर, माइग्रेन, ये सारे साइकोसोमेटिक डिजीज है। इवन साइंस से दैट 70% all of your disease is because of the psychosomatic. Psycho means mind and soma means body. Because of the mind, your body is reacting. तो अभी भी ज्यादातर लोग, मतलब ये सारी चीजें अभी ऑनलाइन अवेलेबल हैं, लोग इनके बारे में बातचीत कर रहे हैं, फिर भी अभी ज्यादातर लोग बहुत एंड में साइकोलॉजिस्ट को चूज करते हैं। उसका मेन रीजन आपके अकॉर्डिंग क्या है? क्योंकि हमारा सिग्मा, मैं पागल हूँ, जो सामान्य शब्दों में बात कर रहा हूँ, ये मेरी लैंग्वेज नहीं है, ओके ठीक है। वी नॉट से इवन यू आर दैट, ओके ओके। रीजन बीइंग कि यार मैं आपको ये कहता हूँ कि भैया आपको फ्रैक्चर हो गया, तो भैया आप तो एबनॉर्मल हो। बॉडी पार्ट्स में कैंसर हो गया, या हार्ट डिजीज हो गया, बीपी शुगर हो गया, हम उसको तो ये नहीं कहते हैं, करेक्ट राइट। तो जब मैं इमोशनली डिस्टर्ब हुआ, तो उसको हम टैग क्यों देते हैं? क्योंकि हर कोई इमोशनली डिस्टर्ब होता है। एक इंसान मुझे बता दो जो इमोशंस उसको फील नहीं हुए, उसने अपनी लाइफ में स्ट्रेस नहीं हुआ, उसने अपनी लाइफ में ग्रीफ नहीं हुआ, उसने अपने लव वंस को नहीं खोया, उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, उसको फैमिली इश्यूज नहीं है, एक इंसान मुझे बता दो। सबको है, पर उसके बारे में जो पढ़ाई कर चुके हैं, एक्सपर्ट है, उस सब्जेक्ट के नॉलेज में है, उनके पास हम जाना ही नहीं चाहते। हम बाकी सब्जेक्ट की नॉलेज के लिए हम सबको अप्रोच करेंगे, पर जब माइंड और इमोशंस आते हैं तब हम नहीं करते। तो मैक्सिमम पीपल आज स्पिरिचुअलिटी में जो हम देखते हैं कि बड़े बड़े संतों के पास मेडिटेशन सेंटर सारे भरे हुए हैं, क्यों जाते हैं? अपने माइंड और इमोशंस को रिलीज करने के लिए। करेक्ट। सो फॉर देम देयर इज वन अप्रोच, ओनली दिस। सो मेंटल एंड इमोशनल वाला जो एरिया है, इट इज सो ह्यूज, बहुत बड़ा है। अच्छा, आपकी इस 20 साल की जर्नी में, ये जो प्रोफेशनल आपकी जर्नी है, आपने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में भी वर्कशॉप्स ली है, ठीक है, तो उनका कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे? जनरली किस तरह का लोगों ने आपसे क्वेश्चंस किए हैं? पर उस सब्जेक्ट पे हम आते हैं नेक्स्ट। पर पहले जो हमने स्टार्ट किया था कि लोगों को अनुभव कहाँ होगा, ओके, करेक्ट, राइट राइट, वरना वो छूट जाए, ठीक है, वो कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैं इसका आंसर देता हूँ कि जब आप वो चीज देखते हैं जो मैंने बोला हीलिंग एक्सपीरियंस, अब मैंने ये बता दिया, आप वहां पे आपको फील होगा। जैसे आपने बोला कि मूलाधार चक्र या बेसिक चक्र पे होता है जो डिप्रेशन में होता है, पर उससे दो चीजें कनेक्टेड होती है, आपकी थॉट प्रोसेस और आपके इमोशंस। अब मेरी थॉट प्रोसेस, डिप्रेशन में मैं होपलेस हूँ, हेल्पलेस हूँ, वर्थलेस फील कर रहा हूँ, या मेरी बुली हुई है, मेरा हार्ट ब्रेक हुआ है, तो आपके डिफरेंट चक्र ऑल्सो इज कनेक्टेड होता है, एक ही नहीं होता। ओके, जो लोग चक्र और साइंस समझ रहे हैं वो ये इसको कोरिलेट कर पाए। ओके, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, क्योंकि आप मुझे एक बताओ कि मेरा हार्ट ब्रेक हुआ है और आई एम गोइंग इन अ लो मूड, तो मेरा क्या क्या होगा इमोशंस? हार्ट चक्रस, सोलर चक्रस, लूजिंग लव वंस, नेवल एंड बेसिक, जिसको फ्रंट बैक सोलर कहते हैं। हीलिंग में फ्रंट बैक सोलर आ जाता है, प्राणिक हीलिंग की भाषा में, रेकी की बड़ी भाषा में साथ ही है। तो अलग अलग टेक्निक्स के अंदर अलग अलग चक्र को डिफाइन किया, वो पार्ट है।
वन मोर थिंग, जो आपने बताया कि लोगों का अनुभव, आप में से कितने ऐसे लोग नहीं होंगे जिसने ये सोचा है कि यार somebody, मैं उसको याद करो, उसका कॉल आ गया। आपने अनुभव किया है एक में? ये आई थिंक सभी ने अनुभव किया होगा। सबने तो किया जो होगा। कह रहे हैं आप, मैंने आपको बोला कैसे हुआ, जरा ये बता दो, साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर दो। मैक्सिमम पीपल प्रार्थना करते हैं, जो एथिस्ट भी है वो किसी का बुरा नहीं जानते, भगवान को नहीं मानते, और लोगों के लिए प्रार्थना करते। प्रार्थना क्या हुई फिर? मैंने किसी की अच्छे कार्य के लिए कामना की, या मैंने प्रेयर की, असर कैसे की, जरा साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर दो जरा मुझे। हम कहते हैं प्रार्थना में असर है, डॉक्टर भी बोलता है कि भैया प्रेयर करो, लास्ट डिसीजन तो भगवान ही करेगा, वो तो साइंटिफिकली है ना। तो फिर भगवान कहां से आ गए, फिर प्रेयर कहां से आ गई, और प्रेयर वर्क कैसे की, जरा मुझे साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर दो। क्योंकि साइंस ने एक प्रूवन फैक्ट है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी से ज्यादा आपके थॉट्स पावरफुल, फास्टर ट्रैवल करते हैं। ये साइंटिफिक भी प्रूवन है। कैसे ट्रैवल करते हैं? वो चीज आएगी पंचमहाभूत के एसोसिएशन। ओके, आपने आकाश तत्व को हटा दो, आपका शब्द भी नहीं आएगा, आपकी फ्रीक्वेंसी भी नहीं होगी। जितना हम इंटरनेट, सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी, आज जो हम बात करें, मोबाइल टावर्स, कुछ नहीं होगा जो आकाश तत्व नहीं है। तो पंचमहाभूत में आकाश तत्व का वो महत्व है। तो वो 5 एलिमेंट्स, आपकी बॉडी 5 एलिमेंट्स है, वहां पे कोई जाति है, धर्म है नहीं, 5 एलिमेंट सब में है। एक इंसान मुझे बता दो, या एक जानवर बता दो, एक एनिमल या लिविंग स्पीड बता दो जिसमें 5 एलिमेंट्स नहीं है। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, सब में। जिसको आप नकार नहीं कर सकते, ना साइंस नकार रहा है, ना ह्यूमन बीइंग नकार सकता है। ओके, ये सब, ये जो 5 चीजें या 5 एलिमेंट हम सभी में है, फिर भी लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो सारे इमोशंस हैं, जैसे षड्रिपु कहते हैं, उसके चक्कर में दे सारे इमोशंस और या मेंटल या इमोशनल हेल्थ को डिस्टर्ब करते रहते हैं। सो जब क्लाइंट आपके पास आते हैं, जो आप ये कह रहे थे, ठीक है, तो आपने एक बात की कि ये जो एनर्जी हीलिंग है, तो मुझे गांव का एक एग्जांपल याद आ रहा है। जब मैं बचपन में मुझे बुखार हुआ था, तो मामा ने ऐसा टॉवल दिया और टॉवल से ऐसा मुझे ऐसे करके ऐसे टॉवल झाड़ते थे, पता नहीं, लेकिन उस प्रोसेस से मैं ठीक जरूर हो गया था। सो यहाँ पर प्राणिक हीलिंग का कोई रोल है या? उसको आप कह सकते हो कि जिसको जो जानते हैं उनको वो कहते हैं कि आपकी ओरा, इनर ओरा, आउटर ओरा, एनर्जी सेल्ड, ठीक है। और उसके अंदर आप डिटेल में जाओगे तो आपकी 5 बॉडीज है, डिफरेंट चीजें हैं, जो एक साइंस है अपने आप में। पर सामान्य भाषा में कहूँ तो आपको एक फील अपने आप में होता है कि यार आई एम गोइंग टू सिक, या कई बार हमें सेंस होता है ये मत करो, या कुछ सही नहीं होने वाला। सब ये जो मैं बात कर रहा हूँ, सबने एक्सपीरियंस की। ऐसा कोई नहीं होगा जिस ये दिखा सकता है कि नहीं यार मेरे को तो नहीं हुआ ऐसा। सामान्य सबको होता है। वो हुई कैसे, जरा ये बता दो। मैं बीमार होने वाला हूँ, फील तो हुआ। हम जब बात करते हैं, कोई कुछ मुंह पे तो मीठी मीठी बात करेंगे, पर अंदर से भाव गलत होते हैं, हमें सेंस होता है कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ है। ये सबने एक्सपीरियंस किया। कैसे किया, जरा ये बताओ, साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर दो मुझे। कोई बोलेगा बॉडी लैंग्वेज से, और बॉडी लैंग्वेज और वाणी और सारी चीज तो बहुत मीठी है। हम मतलब समझ सब रहे हैं, लेकिन कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा कि भाई इसका रीजन यही है। पर मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि वो आपकी टच सेंसेशन से आप महसूस करते हैं। जब आपके 5 एलिमेंट्स में बॉडी आपकी सेंसेस है, क्योंकि आपने कुछ सेंस किया उस एनर्जी को और आपको सही फील नहीं हुआ वाणी और इमोशंस में, क्योंकि आपने वो टच फील किया। एयर को हम फील करते हैं, एयर को हम देख नहीं रहे, फील करते हैं। आवाज आ रही, दिखाई नहीं दे, उसी तरह से इमोशंस को हम फील करते हैं, वो सेंस करते हैं, जिसको कोई लोग टेलीपैथी कहते हैं, कई लोग दूसरी चीजें कहते हैं कि किसी ने तो क्या सोच रहा है, समझ गया, देख लिया। पर जो साइंस की भाषा में देखे तो इसको साइंस कहते हैं डेजा वू। अब ये मैंने पहले ही देख रखा था,
और इसको स्पिरिचुअल लैंग्वेज कहते हैं एस्ट्रल ट्रैवल, योगिक भाषा में इसे ये कहते हैं। बहुत सारे नाम हैं। अलग अलग नाम है, करेक्ट। बात तो वही है। ओके। तो उसको जब आप समझने जाते हो, इस को रिलेशंस को आप समझते हो। अब मैंने आपको हीलिंग को इंट्रोड्यूस किया, मैंने आपको बोला न्यूरोलॉजिकल वे, बायोलॉजिकल वे। अब हमें वो सब्जेक्टिव नॉलेज नहीं है, लकीली हमने पढ़ रखा है, आपने भी पढ़ रखा है, इसलिए हमें वो सब्जेक्टिव नॉलेज है जिसका को रिलेशन हम निकाल पाते हैं। करेक्ट। देन वी आर एबल टू एसोसिएट कि हाँ यार ये बातें तो सब एक ही कर रहे हैं, लैंग्वेज अलग है, नाम अलग दे रखा है, शब्द अलग दे रखा है। अब पानी को आप क्या कहते हो? जल भी कहते हो, वाटर भी कहते हो, गुजराती में पानी कहेंगे, पानी कहेंगे। हर लोकल लैंग्वेज का अपना एक शब्द है वाटर को लेके भी। करेक्ट। तो आपके वाटर बदल गया, एलिमेंट विल बी द सेम। सेम, करेक्ट। फंक्शन विल बी द सेम, साइंस विल बी द सेम, पर हमने उसको अलग दृष्टिकोण से देखा है। अब मैं आपको साइड से देख रहा हूँ, पीछे से देख रहा हूँ तो अलग ही दिखेगा, या सामने से देख रहा हूँ। तो हर एक ने जिस दृष्टिकोण से देखा है उस दृष्टिकोण से चीजें हो रही है। तो आम पब्लिक के लिए साइकोलॉजी को आप मतलब आम पब्लिक अगर जो अभी हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उनके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए और किस कंडीशन में जाना चाहिए। बिल्कुल, आपको लग रहा है कि यार मेंटली एंड इमोशनली आई एम स्टक समवेयर, मैं चाहे मेरी बुली हो गई हो, इंसल्ट हो गई हो, ट्रॉमा हो गया, घर में बहुत सारी चीज होती है, फाइनेंशियल प्रेशर से बहुत सारी चीजें होती है जो इशू। इसको मैं कंक्लूड करूँ कॉमनली, ये तीन ही सेगमेंट्स आएंगे, ओके। फाइनेंस, फैमिली, सेल्फ ओके। और वर्क प्लेस। जो फाइनेंस में इंक्लूड आप कर सकते हो सब टॉपिक, क्योंकि फाइनेंस क्या होता है? पैसा, जिसमें आपका कैरियर, सारी चीज कमाना, वो सब कुछ आ रहा है। फैमिली मतलब आपके इमोशनल, फैमिली में इश्यूज या फ्रेंड्स या सर्कल्स या एनीथिंग, जो रिलेशनशिप इश्यूज को आप ले सकते ओके। हो। और सेल्फ, एनीथिंग सेल्फ, यू आर डाउटिंग योरसेल्फ और प्रॉब्लम्स विथ योरसेल्फ। क्योंकि कई बार हमारी खुद के साथ एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, नहीं होता है तो हम लो फील करते हैं, हम खुद को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं पर मेरी पोटेंशियल नहीं है, एंड आई वांट टू बी आईएएस पर पढ़ाई मेरे से होगी नहीं, आई वांट टू बी अ डॉक्टर या आई वांट टू बी अ सर्जन पर ब्लड से डर लग रहा है। और ये फैमिली प्रेशर भी हो सकता है, कुछ भी। अब मैंने क्या बोला, उसके कारण क्या हो सकता है? भैया मुझे ये एक्साइटिंग लग रहा है, मुझे ये देख मजा आ रहा है, हो नहीं रहा है ना उससे, पर मुझे भी अपनी पोटेंशियल देखनी होगी ना। तो ये वही सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स। तो इसका मतलब आप जिन चार चीजों की आपने चर्चा की है उसके हिसाब से अगर बच्चा पेट में भी हो तो वहां से लेके मतलब जब तक वो जीवित रहता है इंसान, उसको साइकोलॉजिकल, मेंटल, इमोशनल इश्यूज आ सकते हैं। सबको आ सकता है और सबको है। ओके, सबको है। मुझे एक इंसान बता दो जो बीमार नहीं पड़ा किसी भी फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में ही ले लेते चलिए। ओके। कौन है जो मुझे बीमार नहीं पड़ा? लगभग सभी दुनिया के। आप मुझे एक चीज बता दो, हम संत की बात करते हैं, सक्सेसफुल बिजनेसमैन की बात करते हैं, या पॉलिटिशियंस ले लो या सामान्य इंसान ले लो, बीमार नहीं पड़े क्या? फिजिकल इलनेस तो आई है, इमोशनल उनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नहीं आए हैं? आए हैं। जो सुन रहे हैं उनको जरा ये बता दो कि आप अपने आप में अभी बैठो, खुद में झांको और खुद महसूस करो कि नेगेटिव इंसिडेंट्स को याद करो अपने जीवन के और उसको फील करोगे। जो फील हो रहा है तो इतना हमने रखा हुआ भर के। ओके, सो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी दर्शक ये देख रहे हैं, अगर इस समय अगर आप अपने किसी भी सो कॉल्ड नेगेटिव एक्सपीरियंस को याद करते हैं, वो भले आपकी किसी भी उम्र या किसी भी अवस्था में हुआ हो, तो आपको वो बॉडी में कुछ ना कुछ फील होगा। बॉडी नहीं, आपके माइंड, और अभी आपको वो याद हो कि वो इमोशंस बाहर आ रहे हैं, दैट मीन्स वो सारी नेगेटिविटी आप 24/7 कैरी कर रहे हो, आपने खाली नहीं की है। और उस इमोशंस को आपने खाली नहीं किया है, और उसके साथ आपका मेंटल और जो माइंड कहता है उसके साथ एसोसिएट थॉट प्रोसेस है और बिलीव है।
जो नेगेटिव है, ओके ठीक है, और नेगेटिव इमोशंस भी हैं। तो उतनी नेगेटिविटी आप कैरी कर रहे हो 24/7 इतने सालों से, जिसको हमने कभी हील नहीं किया ना, इसको अभी क्योर किया है। तो ऐसे जो भी दर्शक अभी हमें सुन रहे हैं और इस तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ठीक अभी, तो अगर आपको ये फाइंडिंग्स आती है कि आप भरे हुए हैं जैसा सर बता रहे हैं, तो ऐसे दर्शकों को क्या रेमेडी या क्या सजेशंस आप देना चाहेंगे कि वो इस भरे बैग को खाली कर पाए? पहली चीज, मैं रेमेडीज, कॉमन रेमेडीज सबको पता है। ओके, फॉर एग्जांपल बोले लेट गो कर दो, छोड़ दो, माफ कर दो, पर इनसे कुछ होता चीजें- तो है नहीं। होता कुछ पर नहीं। हम एक ही चीज करते हैं, उसको अंडर द कारपेट सप्रेसर, ओके भूल जाओ और दबाओ। जो अभी याद करके सब बाहर आया है, दैट मीन्स आपकी अंदर ही है। एंड देन यू कैन अप्रोच द थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, उस इमोशंस और उस थॉट प्रोसेस को क्लीन करो। हम हमारे शरीर को रोज क्लीन करते हैं, नहाते हैं दिन में 2 बार, 1 बार, 2 बार नहाते हैं। व्हाट अबाउट योर माइंड एंड इमोशंस? उसकी शुद्धि के लिए हमने कितना टाइम स्पेंड किया? तो माइंड एंड इमोशंस की शुद्धि के लिए सिंपल टेक्निक या साइकोलॉजिकल टेक्निक्स कौन सी हैं जो दर्शक अडॉप्ट कर सकते हैं? क्या उनको डायरेक्टली किसी साइकोलॉजिस्ट को अप्रोच करना चाहिए या फिर वो खुद अपने लेवल पर कुछ कर सकते हैं? पहली चीज, साइकोलॉजिस्ट को अप्रोच करने में डर क्यों और हेजिटेशन क्यों है? कोई भी आपको कुकिंग नहीं आती है तो आप किसी से पूछते हो नहीं, यार सिखा दो। मैथ्स नहीं आता, साइंस नहीं आता है, ज्योग्राफी नहीं आती है, ड्राइविंग नहीं आती है, सामान्य से सामान्य चीज हमें नहीं आती, एड्रेस भी नहीं पता तो हम 2 लोगों से पूछ लेते हैं। ओके, वहां पे तो हेजिटेशन नहीं होता है। तो मेंटल और इमोशनल बॉडी को मेंटेन कैसे करना, अगर वो नहीं आता है तो हमें साइकोलॉजिस्ट को जाना approach करना चाहिए, चाहिए। क्योंकि वो एक्सपर्ट है उस चीज के लिए, और हमने वहां जाके वो चीज सीखी है, तो उसमें गलत क्या है? मैं इस कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व अपने आप नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने दोस्तों से भी बात की, माँ बाप से भी बात की, फ्रेंड से भी बात की, या मैंने हस्बैंड वाइफ किसी से बात की, पर स्टिल आई एम नॉट ओवरकमिंग फ्रॉम दैट। तो मैं उनके पास जाऊंगा ना, जिसके पास वो चीज कैसे ओवरकम करूं, क्योंकि दे नो मच मोर देन नॉर्मल पीपल अबाउट द सब्जेक्ट। ओके, आप ड्राइविंग स्कूल में जाते हो क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस है कि उसको ड्राइविंग हमसे ज्यादा आती है। सही बात है। मैं सामान्य बात कर रहा हूँ। तो साइकोलॉजिस्ट भी आपकी जो मेंटल और इमोशनल बॉडी है उसको बहुत अच्छे से समझता है, जानता है, और उस पर काम कैसे करना है, या वो आपकी मेंटल और इमोशनल बॉडी की गाड़ी पटरी पर कैसे है, वो टूल्स और टेक्निक्स आपको देता है, ठीक वैसे ही जैसे ड्राइवर कार चलाने की टिप्स आपको देता है। मैं सही? बिल्कुल। और हमारे जो संत है वो हमने हर जगह पे सुना होगा, हमारे घर वालों को भी बोलते हुए सुना होगा, जो भी करो दिल से करो, अच्छे विचार रखो, पॉजिटिव थिंकिंग करो। ये सामान्य हमने सब सुना है। कैसे करें? क्योंकि सराउंडिंग चारों तरफ तो नेगेटिव और वर्ड बैंक चल रही है, अप्रोच भी नेगेटिव चल रहा है, हर चीज नेगेटिव चल रही है, करेक्ट। और फिर हम कहते पॉजिटिव रहो। अंदर इमोशन जो हमने भर रखा है, जो अभी मैंने बोला कि किसी भी इंसिडेंट्स को याद करो, उसके साथ जो अब बाहर आएगा, कितने नेगेटिव थॉट्स प्रोसेस बाहर आ रही है, ट्रांसफर कर लो पॉजिटिव इमोशंस को। जो नेगेटिव इमोशंस को आप अपने पॉजिटिव इमोशंस में ट्रांसफर कर लो। हमने बोल तो दिया, करना कैसे है? हाँ, दिस इज माय क्वेश्चन, और शायद दर्शकों का भी यही क्वेश्चन होगा कि करना कैसे है। मैं वही कह रहा हूँ, करना कैसे है? यार माफ कर दो, करना कैसे? माफ कैसे करूं? मन से छोड़ दो, कैसे छोड़ू? नहीं हो रहा है, बहुत मुश्किल है। नहीं हो रहा है, किसी को नहीं हो रहा है। जो होता तो इतने साल से कैरी क्यों करता? और आप अपने पेरेंट्स को देख लो, अब उनसे बात करने कभी बैठना, ऐसी सवाल पूछना कि यार क्या हुआ आपकी जिंदगी टफ का, शुरू हो जाएंगे कि ये हुआ था, उसने मेरे साथ ये किया था, उसने मेरे साथ ये किया था। उसके साथ आप उनके इमोशंस को भी बाहर आते हुए देखोगे। मतलब इतने सालों से उन्होंने इतनी चीजें भर रखी है, और 24/7 उसको कैरी कर रहे हैं। और जिसको मैं ये कहता हूं, एंड सॉरी आई एम यूजिंग सर्टेन वर्ड, कि भैया मेरे घर को मैंने खुद डस्टबिन बना रखा है, लोगों ने कचरा डाला और मैंने पाल पोस के बड़ा किया, उसको संभाल के रख रहा हूं उस कचरे को मैं। ओके, तो जब आप ये टर्म यूज कर रहे हैं कि मैंने खुद को डस्टबिन बनाया, हाँ, सो इसका एक सेंटेंस फॉर्मेशन अगर आप बनाते हैं या कोई एग्जांपल देते हैं जो जनरली रोजमर्रा के जीवन में हम सभी के साथ कहीं ना कहीं किसी के साथ हो रहा होगा।
अब मैं वही कह रहा हूँ कि अब मुझे इतने साल से जो किसी ने मुझे नेगेटिव चीज दी या इंसिडेंट्स बना, उसको मैंने संभाल के रखा है। सोचता हो तो और आता है उसके ऊपर गुस्सा, बंदा चला गया, वो अपनी लाइफ में जी रहा, ब्रेकअप हो गया, चीजें होगी, किसी ने मुझे बुली कर ली, चीजें हो गई, अब क्यों रख रहा हूं मैं? वो तो अपनी लाइफ में मस्त मूव ऑन हो गया, मैं उसको 24/7 कैरी कर रहा हूँ। अगर अगर इसमें एक और क्वेश्चन है सर। हाँ, पर जो नेगेटिव है, अब मैं नेगेटिव को क्या कहूँ? अच्छा, हमने सुना है कि जो भी आप कैरी करते हैं वो रात में आपको ड्रीम्स के थ्रू या कुछ इमेजिनेशन, रात में जब आप सोचते हैं, सपने आते हैं, उसके थ्रू भी वो रिलीज होता है। क्या इसमें कितनी सच्चाई लगती है? डिपेंड करते हैं आधे लोग में से कितने लोग सपने देखते हैं, और वही सपने में रिलीज कैसे कितने करते हैं और रियलाइज कैसे होता है। क्योंकि जो आप विजुअलाइजेशन करते हो, ड्रीम देखते हो, कई बार आपको एक फील होता है मैंने एक्चुअली वो कर दिया, सो इट्स रिलीज। हाँ, जैसे एक बच्चा है स्कूल में, उसके कुछ बच्चे बुली कर रहे हैं, लेकिन रात में वो सपने में देख रहा है कि वो उन सारे बच्चों को पीट रहा है बहुत अच्छे से सपने में। हाँ, तो ये रिलीज, वो इमोशंस रिलीज हो गए। अब मुझे एक चीज बताओ, आप रिलीज कैसे करते? अब मैं आपको ये कहूंगा ड्रीम कैसे देखते हो और गोल कैसे बनाते, जरा ये बता दो। विजुअलाइज तो कर रहे हो और एक्चुअली आप फील कर रहे हो, जो आज बहुत अच्छी टर्म्स है ना, मैनिफेस्टेशंस एंड विजुअलाइजेशंस, अभी बहुत मार्केट में चल रहा है। वो है क्या? यही तो है सपने देखना, उसको फील करना, उसको एक्सेप्ट करना और उसको मान लेना, वो हो गया। तो बस सामान्य भाषा में ओके। सो जो जो आम पब्लिक है, जो भरे हुए, जो हम टर्म इस भरे हुए, आई थिंक सभी समझ रहे होंगे। तो जो भरे हुए हैं, अगर वो अपने टारगेट्स बनाते हैं, फ्यूचर को लेके जो गोल्स बनाते हैं, और एक ऐसा व्यक्ति जो खाली है, मतलब जिसने अपने ऊपर काम कर लिया साइकोलॉजिस्ट से मिलकर, और दोनों का सेम टारगेट है, सो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से या मेंटल और इमोशनल एक्सपर्ट के रूप में आप क्या बताना चाहेंगे? मतलब आप ये वाला पर्सन जीतेगा जो खाली है, और या ये वाला पर्सन जीतेगा? दोनों के पास मैनिफेस्टेशन का स्किल है, लेकिन सिर्फ अंतर इतना है कि ये अपने ऊपर साइकोलॉजिस्ट के साथ मिलकर काम कर चुका है। सो किसकी जर्नी स्मूथ रहेगी और कौन पहले अपने टारगेट को अचीव करे? मैं सिंपल भाषा में कह दूं, जिसके पॉजिटिव इमोशंस रहेंगे वो जीते। ओके, मतलब जो खाली कर चुका। मान लो, हाँ। एक मिनट, आप किसी को भी पूछ लो, वहां पे कंक्लूजन यही आएगा कि हाउ मच यू फील एंड कन्विंस अबाउट दैट इमोशंस एंड यू फील दैट पावर ऑफ दैट इमोशंस, तभी वो मैनिफेस्ट होगा। ओके, मतलब उसको रीलिव कर रहा है या वो उसे जी रहा है और पॉजिटिवली जी रहा है। ओके, इसलिए कहते हैं ना पॉजिटिव थिंकिंग, इसलिए कहते हैं हैप्पीनेस इमोशंस। सर वो पॉजिटिव और हैप्पीनेस होगी तभी जब वो खाली होगा। मेरी बात सुनो, नेगेटिव इमोशंस भरे होंगे तो क्या आएगा? जगह नहीं होगी उधर पॉजिटिव के लिए। सिंपल है। सो इसका मतलब, और जितना हमने भर रखा है तो वो कॉन्ट्राइंडिक्टरी करेगा ना, डाउट क्रिएट कर रहा है, बुली कर रहा है, डाउन कर रहा है इंटरनेट। अब कितने लोग ऐसे हैं जहां पे जो सुन रहे हैं उनको पता है कि यार मैं करना बहुत चाहता हूं, पर इंटरनली या कुछ चीजें मुझे रोक रही है। वो रोक क्या रही है आपको? करेक्ट, हमने सुना है, महसूस किया है ना, करेक्ट, सबने किया होगा, यार कुछ चीजें अंदर से रोक रही है। तो इधर ये आपका डर हो सकता है, आपके नेगेटिव इंसिडेंट्स हो सकते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस हो सकते हैं, कोई ऐसी चीजें हो सकती है जो आपको बुली की गई, आपको खुद के बारे में बोला गया है। अब आप स्टेज पे जा रहे हो और बोलना चाहते हो और कोई चीज नहीं बोल पाता है। मैं अपनी बात कर लूं, मेरी इतनी बुली हुई थी चाइल्डहुड में, तो स्टिल मैं जब आज ये आया हूं, मुझे खुद को पता है पॉडकास्ट के लिए और कैमरे के सामने बोलने के लिए मैंने खुद कितनी स्ट्रगल की। क्यों? क्योंकि मुझे ये डर है, नहीं है, पहले था, कि लोग मुझे जज करेंगे और मेरी बुली करेंगे या मेरे ऊपर कमेंट करेंगे। क्यों? कि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रह चुका था, मेरे अंदर वो नेगेटिव इमोशंस थे जिसको मैंने ओवरकम किया। नाउ आई एम एबल टू टॉक। मुझे पब्लिक स्पीकिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने बोला कैमरे के सामने। When I did my analysis कि यार इतने सालों से मैं वर्कशॉप, ट्रेनिंग प्रोग्राम, कॉर्पोरेट में, बड़ी बड़ी कंपनियों में दे चुका हूँ, वहां पे तो मुझे सामने प्रॉब्लम नहीं, क्या कितने भी बड़े लोग बैठे थे,
एक्सपीरियंस लोग बैठे थे, इंक्लूडिंग साइंटिस्टों के सामने दे चुका हूँ, तो वहां मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। कैमरा आता है, मुझे क्यों कॉन्शियस होता हूँ? जो मुझे प्रॉब्लम होती तो ये भी नहीं कर पाता मैं, तो ऑब्वियसली नहीं होता। सही बात। तो हमें वो जानना जरूरी कि इन स्पेसिफिक एरिया में व्हाई आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म, या इस चीज को मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, या ये चीजें मेरे से क्यों नहीं हो रही है। आइदर माय स्किल इज नॉट देयर, देन एक्सेप्ट। हम एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते हैं। जो आपने बोला ना कि थोड़ी देर पहले पूछा कि कब अप्रोच करें, पहले तो एक्सेप्ट कर लो कि हाँ मुझे प्रॉब्लम है या यही मेरी वीकनेस है। हम डिनायल मोड में रहते हैं हमेशा। ओके हम खुद को देखना ही नहीं चाहते, खुद को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। कोई प्रॉब्लम हुई हम सीधे ब्लेम गेम में चलेंगे, उसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरी जिंदगी में ये कर दिया, इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो गई। ओके सो हम ब्लेम मोड में हैं, और दूसरे शब्दों में जितना मैं समझ रहा हूँ उसका मतलब ये है कि हम एक ऐसे किसान हैं, क्योंकि हम इंडियंस हैं, भारतीय हैं और ये किसानों का देश है, तो हम एक ऐसे किसान हैं जो अपने खेत में पॉजिटिव फसल्स लगाना चाहता है, लेकिन साथ में जो खरपतवार उग रही है उस पर हमें कोई काम नहीं करना है, वो भी उग रही है और जो पॉजिटिव फसल है वो भी उग रही है। तो इन शॉर्ट रिजल्ट क्या होगा ये आपको पता है, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। सही है, मैं सही हूँ सर? बिल्कुल सर। पर उसके अंदर जिसको आपने जो टर्म यूज किया है, इसको एक सामान्य परिभाषा में कह दो कि साइड में और क्या उगता है, जो अंदर मेरे ख्याल से बहुत ये शब्द जो आपने पर्टिकुलर यूज किया बहुत सामान्य हिंदी वालों को नहीं पता होगा। खरपतवार मतलब ऐसे पेड़ पौधे जो सारे पोषक तत्व खींच लेते हैं धरती का। That's why, क्योंकि ये जो आपने टर्म यूज किया जो शायद आजकल जो होते हैं ना अलग हिंदी चल रही है। ओके और जैन जी को थोड़ा समझने में मुश्किल होगा। नहीं जैन जी नहीं, किसी जो अब शहर में रहा है उसने ये मिक्स हिंदी इंग्लिश वाली या ये जो एक टिपिकल शब्द शायद ना समझ में। दैट्स व्हाई आई जस्ट टोल्ड यू। ओके नहीं बहुत अच्छा। अच्छा तो सर यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, वो चीज नहीं की उन्होंने तो क्या होगा? हाँ एग्जैक्टली यही मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर आम पब्लिक जो भी ये देख रहे हैं जिन्होंने फील किया कि नाउ दे हैव इश्यूज इमोशनल और मेंटल बॉडी, तो अगर वो इस पर काम नहीं करते हैं तो फ्यूचर में उनको ऑन अ फिजिकल लेवल या फैमिली लेवल या फाइनेंशियल लेवल क्या इशू फेस करने पड़ेंगे? बिल्कुल, क्योंकि आप जिस हिसाब से ग्रोथ करना चाहते हैं, आपकी आधी एनर्जी, आपके आधी इमोशंस, आपकी आधी पोटेंशियल, वो जो नेगेटिव इमोशंस अंदर भरे पड़े वही ले लेती है ना। ओके और इसलिए लाइफ में ग्रोथ नहीं होती। हाँ, और इसको चलो मैं प्रैक्टिकल और टेक्निकल भाषा में हाँ प्लीज प्लीज। ठीक है, आपकी सिस्टम में डेटाबेस फुल हो गया, क्या करते हो? हम उसे डिलीट करते हैं और जो भी वेस्ट है उसे हटा देते हैं। इन शॉर्ट डिलीट। क्यों करते हो? क्योंकि वी नीड मोर स्पेस। वी नीड मोर स्पेस, राइट? करेक्ट। और जो स्पेस ज्यादा होती है तो सिस्टम क्या होती है? फिर आई मीन वो इंडिकेशन दे देती है कि भाई अब नहीं स्लो हो रही है, हैंग हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, स्मूथ फंक्शन नहीं हो रहा है। लोगों को क्या फील होता है? वही आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म, आई एम टायर्ड, फुल हो गया, ब्रेक चाहिए, थक चुका हूँ, डैम टायर्ड, स्ट्रेस्ड आउट हो गया, जॉब ने एनर्जी खा ली, या परिवार से परेशान हो गया, ब्रेक ले ली तो भाग जाता हूँ कहीं। ये हम सब ने फील किया। क्यों? बिकॉज यार रात को 8 घंटे तो सोते हो, टायर्डनेस क्यों हो? बिकॉज यू आर टायर्ड मेंटली एंड इमोशनली। और इसी वजह से शायद नींद जिसे डीप स्लीप कहते हैं वो व्यक्ति एक्सपीरियंस नहीं कर पाता। डिपेंड करता है। ओके जिनको प्रॉब्लम है वो नहीं कर पाते, स्ट्रेसफुल कंटिन्यूस है वो नहीं कर पाता है। पर मैं तो वो कह रहा हूँ कि जो सामान्य नींद बहुत अच्छे से ले पा रहा है फिर भी वो टायर्ड है ना, उसको भी तो ब्रेक चाहिए होता है। क्यों चाहिए? वो मेंटली एंड इमोशनली भर चुका है और थक चुका है, तो उसे अपने स्पेस को खाली करने की जरूरत है। इसलिए वो हम खाली नहीं करते, हम डाइवर्ट करते हैं। ओके डाइवर्शन मतलब कि सिंपल माइंड को उस जगह से हटा दी, थोड़े दिन बाहर घुमाए, थोड़े फ्रेश हो गए, फिर आओगे थोड़े दिन बाद फिर वही होगा, फिर हम थोड़ा कुछ डाइवर्ट करेंगे। ओके इसलिए लाइफ जाते हैं, बाहर जाते हैं। हाँ, पर वो ब्रेक जरूरी, ओके एंटरटेनमेंट जरूरी है। घूमना मतलब आप फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ सोशल लाइफ हेल्दी कर रहे हो, दैट इज वेरी गुड, वो बहुत अच्छी चीज है। पर हम इमोशनली एग्जॉस्ट हो गए, हम टायर्ड हो रहे हैं, दोस्त जा रहे हैं, हम कहाँ जाए? पार्टीज में, पब में, दारू पी के हम लेट रहे,
वो अब्यूज ही तो कर रहे हो, आप अपनी बॉडी को कर रहे हो। आपको टायर्डनेस है, हमने रिलैक्सेशन क्यों नहीं किया? मेंटली और इमोशनली आई एम फुल, मैंने खाली क्यों नहीं किया? जैसे मैंने बोला मेरी कंप्यूटर के सिस्टम और हार्ड डिस्क फुल है, मैंने खाली किया ना, अननेसेसरी डेटा डिलीट किया ना, जो फाइल अब यूज की नहीं है उसको डिलीट कर दिया ना, करेक्ट। और अल्टर कंट्रोल डिलीट करके रिसाइकलिंग बिन से भी खाली कर दिया, जैसे बैक ऑफ द साइड ऑल्सो स्पेस ना रोके। वही चीज मैं कह रहा हूँ, इतने सालों से जो हमने भर रखा है वो डेटा हमने खाली कब किया? हमने बैठ के इंटरनल सिस्टम को क्लीन कब किया, जरा ये बता दो। सर ये क्लीनिंग से एक क्वेश्चन याद आया, क्योंकि आप हिप्नोथेरेपी आपने भी सीखा है बड़ौदा यूनिवर्सिटी से, और आई थिंक मोर देन 22 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया आपको उसमें। नहीं, थोड़ा कम, मेरे ख्याल से 2007-8, तो आप कह सकते हो कि तो अराउंड 18। तो 17। उसमें ऐसा कोई सेशन होता है क्या हिप्नोथेरेपी में जिसमें पर्सन अपने डेटा को डिलीट, कंट्रोल और डिलीट का बटन दबा दे और जो भी सो कॉल्ड नेगेटिव है वो उसे बाहर फेंक दे, ऐसा कुछ प्रोसेस होता है? उसमें होता है, पर जब पर्सन चाहता है तब। उसको मैं दो तरीके से कहता हूँ, और उसको रिप्लेस भी करना बहुत जरूरी है। जब कोई चीज आप खाली करते हो तो पॉजिटिव से रिप्लेस करना बहुत जरूरी है। ओके, सो पहले नेगेटिव आप हटाते हैं, देन पॉजिटिव इंसर्ट करते हैं, सामान्य प्रोसेस। बिल्कुल, मैं सामान्य भाषा में कहता हूँ, घर की सफाई करते हो, कबर्ड साफ करते हो, झाड़ू पोछा करते हो, बर्तन करते हो, क्या करते हो? करते हो तो सफाई, क्लीन किया ना फिर ऑन डेली बेसिस। डेली बेसिस क्लीन करके हम मैनेज करते हैं ना, तो चीजों को हटा के हमने फ्रेश किया ना, तो रिप्लेसमेंट में हेल्दी चीजें तो चाहिए होती है। ओके, तो मैं इसे ऐसे समझता हूँ कि जो चीज दिख रही है या जो आपकी आंखों के सामने जिसे आप टच कर सकते हो, या जो भी मटेरियलिस्टिक है, उसकी सफाई में हमें डेली कर रहे हैं। वही चीजें जितनी सटल होती जा रही है, मतलब मेंटल और इमोशनल बॉडी इज वेरी सटल, तो वहां पर जो डेटाबेस है, स्टोरेज कैपेसिटी बहुत हाई है, लेकिन फिर भी इतनी भी हाई नहीं है कि आप भरते जाओ, चीजें खाली करना जरूरी है। पर बड़ी बात सुनो, आप रखो ना। अब मुझे ये चीज कह रहा हो कि यार पुराना बर्तन, पुराने कपड़े, हर चीज आपके घर में आप रखो, फेंकते क्यों? हाँ, दीपावली में अभी सभी ने लगभग अभी वही किया होगा, क्यों कर रहे हो? मत करो। मैंने बोला शरीर की सफाई रोज सुबह नहाना क्यों है, फिर मत करो। सही बात, क्योंकि ये बहुत बुरा लगेगा, दैट इज अ फैक्ट, वी आर डूइंग दिस। हमने मन और इमोशंस को खाली करना ही नहीं चाहते। जितनी घटनाएं पुरानी है, पेनफुल है, नेगेटिव है, चीजें भरी हुई है, उसको हमने तो भर के रखा हुआ है, हम खाली नहीं करना चाहते उसे। क्यों? हाँ, वो आपकी ग्रोथ कर रही है, रखो। आपको मोटिवेशन दे रही है, बिल्कुल रखो। आपकी प्रोग्रेस में हेल्प कर रही है, बिल्कुल रखो। उस चीज को याद करके आपको दुख हो रहा है, पेन हो रहा है, हर्ट हो रहा है, एंगर हो रहा है, फियर हो रहा है, वरी हो रहा है, तो आपने क्या रखा आपके अंदर? सिर्फ नेगेटिव। तो फिर उसे ग्रोथ हो रही है, तो बिल्कुल कायदे रखो यार, जो कि असंभव है। और फिर ये चीज इतनी रखने के बाद आप बोल रहे कि मुझे पॉजिटिव इमोशंस चाहिए और मैनिफेस्टेशन होना चाहिए, और विजुअलाइजेशंस में कर रहा हूँ, मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ, पर हो नहीं रहा है, रिजल्ट मिल नहीं रहा है। ओके, तो ध्यान से देखिए, मतलब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। सर जो ये बात कह रहे हैं कि मैनिफेस्टेशन के, मान लीजिए आपने कोर्स कर लिया, आपको रिच होना है, रईस होना है, फैमिली में सब कुछ हैप्पीनेस चाहिए, लेकिन आप वो सारी टेक्निक यूज कर रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि ये चीजें काम नहीं करती। क्यों नहीं काम करती, उसका रूट कॉज हमें जानने मिला सर के थ्रू। तो मेजर प्रॉब्लम कहाँ है? वो सफाई, वो एरिया जो कि अनटच्ड है, शायद आप खुद ही नहीं जाना चाहते उधर। तो अगर सफाई जनरली व्यक्ति खुद तो नहीं कर पाएगा, तो फिर भी अगर सामान्य व्यक्ति ये सोचे, जैसे जो भी हमारे दर्शक हैं वो देख रहे होंगे, तो वो ये कहीं ना कहीं उनके मन में ये प्रश्न होगा, कुछ एक ऐसा तो बता दें सर जो हम अभी यूज कर सके। ऐसा कुछ आप शेयर करना चाहेंगे जो सफाई का एक अंश शायद वो निकाल दे, शायद उनके काम आ जाए? दो चीज, एक्सेप्टेंस। पहले तो मुझे प्रॉब्लम और मैं भर के बैठा हूं, स्वीकार करना बहुत मुश्किल और बहुत सरल। ओके,
आसान भी है और कठिन बहुत भी है। मुश्किल है, क्योंकि Correct. हम उसी से तो लड़ रहे हैं। डिफेंस मैकेनिज्म है क्या, आप जानते हो? हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए हम मल्टीपल लाइज कहते हैं। क्यों झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो मैं फेस नहीं करना चाहता हूँ, Okay. मैं उसको एक्सेप्ट करना नहीं चाहता हूँ, इसलिए हम बहाने, जिसको हम कहते हैं एक्सक्यूज, झूठ बोलना, बहाने मारना, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, कहीं ना कहीं हमें उसका डर है और फियर है। सबसे पहली चीज जो मैं कहूँ तो स्वीकार करना कि हाँ मेरे अंदर ये कमियां हैं, मेरे अंदर ये अच्छाई है, एक्सेप्ट तो करो खुद को। मैं मोटा हूँ, और आपने जैसे अभी बातें की कि योगा जानते हैं, ये चीजें हैं, जो लोग देख रहे होंगे वो सामने देख के बोलेंगे ये खुद तो इतना मोटा इंसान है, कौन सा योगा करता है। जो मैंने बोला मैंने योगा नेशनल में था, बॉडी देख के किसी को लगेगा? तो मेरी इतनी हिम्मत है अभी ऑडियंस के सामने एक्सेप्ट करने की, या जो लोग देख रहे हैं कि हाँ भाई मैं मोटा हूँ, क्योंकि मैं जब वर्कआउट करता हूँ या मैं चीजें करता हूँ तो बहुत शिद्दत से करता था, पर मेरे अंदर फिजिकल एक्सरसाइज और चीजों को लेके थोड़ी आलस भी है। तो मैं उस चीज में, मैंने क्यों बोला एक स्पेसिफिक वर्ड बोला, फिजिकल एक्सरसाइज और वर्कआउट, इसमें योगा आ गया, जॉगिंग आ गया, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, तो मुझे आलस आता है। जब मैं आलस मोड में होता हूं तो मैं नहीं करता, Okay. और उसका परिणाम है, तो उस परिणाम को मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं, Okay. और मैं ये भी एक्सेप्ट कर रहा हूं कि यहाँ पे मैं आलसी हूं, पर दैट डज नॉट मीन मैं पूरा आलसी इंसान हूं। आप मुझे बोलोगे कि यार ड्राइव करनी है, 500 किलोमीटर में ड्राइव कर लूंगा। आप मुझे बोलोगे अभी सेशंस लेने या मेरा काम है या चीजें हैं, मैं 10-12 घंटे काम कर सकता हूँ, 15 घंटे कर सकता हूँ। पर आप मुझे बोलोगे जब मैं उस मोड में हूँ, चल 1 किलोमीटर थोड़ा वॉक करके आता है, मैं बोलूंगा थैंक यू वेरी मच, मैं नहीं आ रहा। तो यहाँ जरूरी चीज क्या है? यहाँ जरूरी चीज है कि आप चीजें अपने दिमाग में कैसे सेट करते हैं। यहाँ पर ये बात बहुत जरूरी है कि पहली चीज हाउ यू टेक इट, चीजों को आप कैसे लेते हैं। जो सर कह रहे हैं कि एक्सेप्टेंस, आपने सुना भी होगा कि एक्सेप्टेंस में मिरेकल पावर होती है, वो चीजें बदल देती है। क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि आपके शरीर में जो मोर देन 1 अरब से ज्यादा सेल्स हैं, ठीक है, वो सारे सेल्स के लेवल पर आपका एक्सेप्टेंस होना चाहिए, क्योंकि जो कॉन्शियसनेस है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस, वो हर सेल्स के न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करती है। सो उस लेवल पर अगर आपका एक्सेप्टेंस आ रहा है, देन ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस शुरू होता है। क्या मैं सही हूं सर? बिल्कुल, Okay. हाँ बिल्कुल सही। तो यहाँ सर ने एक बात कही कि जब वो ये बात कह रहे हैं कि मैं आलसी हूं, लेकिन जो टर्म उन्होंने यूज किया है कि मैं कंप्लीटली नहीं हूं, वो उनका कुछ पार्ट में जहां वो आलसी हैं, वो जानते हैं कि ये मेरा एरिया थोड़ा सा यहाँ में कमजोर पड़ता हूं, लेकिन वो अपनी स्ट्रेंथ पे को जानते हैं और उसका यूज और यूटिलिटी वो सबसे ज्यादा कर रहे हैं आज की डेट में। इसलिए वो बहुत सक्सेसफुल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं बैंगलोर में। तो अब हम उनसे ये जानते हैं कि आने वाले समय में मान लीजिए जो ये समय चल रहा है, सभी के घर में, फैमिली में प्रॉब्लम्स है, तो अगर आपको प्रॉब्लम्स है तो आप किस समय या कितने जल्दी साइकोलॉजिस्ट से आपको संपर्क करना चाहिए, और वो संपर्क करना क्यों जरूरी है, वो संपर्क करने से आपको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। और जैसे ही आप साइकोलॉजिस्ट से मिलते हैं तो वो जो टैबू लगा रखा है लोगों के दिमाग में सबकॉन्शियस लेवल पर कि साइकोलॉजिस्ट से मिलने जा रहे हैं कुछ पक्का कुछ प्रॉब्लम होगा, इस तरह का जो टैबू है वो कैसे हटता है 2-3 सेशन में, वो उस पर हम चर्चा करते हैं। पर सर जो अभी आपने बोला टैबू कैसे हटता है, तो हटता तो वैसे ही हो जाएगा जब आप एक्सेप्ट ही कर लोगे मुझे प्रॉब्लम है। हाँ, तो जैसे सिंपल कि अब मैंने एक्सेप्ट किया कि मुझे ये हो रहा है, आई हैव अ प्रॉब्लम, मैं सॉल्व करने में लगूंगा पहले। तो वो नेक्स्ट स्टेप सबसे आपके पहले तरफ solve। भी जाएगा। नहीं, पर मैं बोलूंगा कई लोग खुद सॉल्व कर पाते हैं, नहीं होता है, देन यू कैन कम, गो टू द थेरेपिस्ट, एनी थेरेपिस्ट, ओके, ठीक है, जहां पे आपको वो अप्रोच सही लगता है, वो जरूरी है। तो जैसे ही acceptance- हेल्प। हाँ। अब आप हेल्प कहाँ ले रहे हो? आपको लग रहा है कि यार ये मेरा फ्रेंड है, या ये मेरे पेरेंट्स है, या ये मेरा भाई है, बहन है, रिश्तेदार है, कोई भी है,
जहां पे कि दे नो दिस सब्जेक्ट लिटिल बिट मोर, या ये मेरी जो प्रॉब्लम है ये शायद सॉल्व कर सकते हैं, जाके ट्राई करो। दैट मीन्स यू आर अप्रोचिंग समथिंग टू सॉल्विंग योर प्रॉब्लम। क्योंकि हम सबसे पहले तो यही करेंगे, हम अपने दोस्त के पास जाएंगे और अपने मन की बात करेंगे, पर वो सॉल्व नहीं हो पा रही है और वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रही है आपको बहुत ज्यादा, एंड यू आर सराउंडिंग इन योरसेल्फ, यू आर नॉट एबल टू हेल्प योरसेल्फ, देन गो टू द एक्सपर्ट एंड थेरेपिस्ट। तो यहाँ पर सर एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज मुझे जो सब क्लिक हो रहा है वो ये है कि जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं, एक्सप्रेशन का डोर ओपन हो जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्सप्रेशन का डोर जैसे ही ओपन होता है, तो सर ने जैसे कहा कि आप अपनी किसी क्लोज वंस को, फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को आप अपनी बात बताते हैं और वहीं से हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल, मैंने बोला सबसे पहले जब आपने एक्सेप्ट किया, चलो आज हम क्या करते हैं, लर्निंग एंड ग्रोथ कैसे होती है, ये टर्म्स बहुत बड़ी है। हम कहते हैं लर्निंग एंड ग्रोथ, मैनेजमेंट में बहुत बड़ा टर्म्स है ये, उसके ऊपर तो ट्रेनिंग्स एंड मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट में सब जगह होती है। और स्पिरिचुअलिटी में क्या था, जब गीता, उपनिषद, कोई भी धर्म का बुक्स उठा लो, आप आए क्यों? लर्निंग के लिए एंड ग्रो, आपके इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आप आए हो। जो आपने थोड़ी देर पहले टर्म्स यूज किया था, लोग, माया, वासना, तृष्णा है ना, षड रिपुओं का चर्चा की, राइट? करेक्ट। वो सारी चीजों को प्यूरिफाई करने के लिए लर्निंग एंड ग्रोथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। रियलाइजेशन तब होता है जब आप एक्सेप्ट करते हो, सबसे पहला स्टेप। इसलिए कहते हैं स्वीकार करना इतना आसान नहीं। इसलिए हमने सुना होगा ये टर्म्स, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया ना, वही बात अच्छी है, तुम्हें माफी मिलनी चाहिए। हाँ, ये इवन कई मूवी का भी ये डायलॉग है। मूवीज देख लो, आप सत्संग में देख लो, संतों की वाणी में देख लो, आप अपने वेद उपनिषद उठा के देख लो, किसी भी धर्म के ग्रंथ को देख लो, यहाँ पे ये आपको मिलेगा मिलेगा और मिलेगा। क्यों? कि जैसे ही आपने स्वीकारा वैसे ही आपने लर्निंग का रास्ता खोल दिया। ओके, और उपनिषदों में भी ये बात आती है कि व्यक्ति को ग्रंथि मुक्त होना बहुत जरूरी है। सो आई थिंक ग्रंथि मुक्त होना मतलब साइकोलॉजिकल और इमोशनल नोट्स खोलना, और ग्रंथि मुक्त, और पतंजलि ने कहा योग में क्या कहा, चित्त वृत्ति निरोध। आपकी चित्त की जो वृत्ति है तो वो ग्रंथि तो वही, जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं कि कितनी गांठें बांध रखी है मन में, सही बात है, नोट्स बना रखी है। अब आप एक्यूप्रेशर में क्या होता है कि जब आप पॉइंट्स टच करते तो बोले कि देयर इज अ नोट्स इन योर बॉडी पार्ट्स, वही तो उसको तो नोट्स को तो एनर्जी चैनलाइज कर रहे हैं। दैट इज अ पार्ट ऑफ एक्यूप्रेशर एंड एक्यूपंक्चर। तो एनर्जी को चैनलाइज करना और उस ब्लॉक को रिमूव करना, वो एक्यूप्रेशर भी तो वही कर रहा है, एक्यूपंक्चर भी तो वही कर रहा है, एनर्जी हीलिंग भी तो वही कर रहा है। आप वर्बल जो बातचीत कर रहे हो, किसी ने बोला कि यार किसी की बात सुन के मेरे अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया यार, वो रियलाइज हो गया और क्लिक की, और आई जस्ट फील लाइक ए चेंज इन माय लाइफ, राइट? क्योंकि वो रियलाइजेशन एंड एक्सेप्टेंस हुआ। और ज्यादातर इंडियन फैमिलीज में आपने सुना होगा, सभी ने ये सुना होगा डायलॉग, कि घर का बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति या मदर ये बात जरूर कहती हैं जब आपस में रिश्तेदारों के साथ मनमुटाव हो जाता है, तो वो कहती हैं कि बेटा मन में कोई गांठ मत बांधना इनके प्रति। हाँ, so I think वो वही नोट्स। और मेरी बात सुनो, चित्त वृत्ति निरोध जो अंदर संस्कार भरे हुए बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर रही है, तो वही तो है। अब एक साइकोलॉजी में क्या कहा जाता है, राइट? साइकोलॉजी में कहा क्या जाता है, योर बिलीफ सिस्टम शुड बी चेंज, क्योंकि आपका जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, सीबीटी, जिसको लोग सीबीटी बहुत जानते होंगे सामान्य भाषा में, और उसको क्या है, कॉग्निशंस लेवल, थिंकिंग लेवल को आप परसेप्शंस को चेंज करते हो तो आपका बिहेवियर अपने आप चेंज होगा। और वो थेरेपी है कि थॉट प्रोसेस से हाउ यू आर डूइंग द ट्रांसफॉर्मेशन इन योर बिहेवियर एंड इन योर इमोशंस। और इसी के लिए हमारे सारे वेद, उपनिषद, संत और जितने भी सक्सेसफुल बिजनेस टाइकून्स और किसी को भी ले लो, दिस इज अ क्लियरिटी इन योर माइंड, क्लियरिटी इन योर थॉट प्रोसेस, पॉजिटिव थिंकिंग, वही तो बात है। और जितने भी स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, आई थिंक उनके अंदर साइकोलॉजिकल नोट्स ना के बराबर या एग्जिस्ट ही नहीं करते, क्योंकि उन्होंने उन चीजों पे वर्क किया है, वो साधना,
उन्होंने की है वो खुद को साधना, वही तो कहा जाता है। जैसे हम सदगुरु को ले लें, श्री श्री रविशंकर जी को ले लें, दे आर वेरी क्लियर। बाबा ले लो, बहुत सारे जो संत है हमारे, जो बड़े बड़े संत है, तो ये है शंकराचार्य ले लो, चीजें ले लो, श्री एम ले लो, बहुत सारे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ले लो। अभी जैसे हम कहते हैं कि वृंदावन में जो महाराज जी है उनको ले लो, प्रेमानंद जी महाराज जी को ले लो। अब उनको देखो, क्योंकि उन्होंने उस भाव को परिवर्तित किया, उन विचारों को परिवर्तित किया। क्योंकि आपने भाव और विचार, साइकोसोमेटिक डिजीज वही तो है, आपकी भावना और विचार में प्योरिफिकेशन।